सॉरी गाइस, मैं फ्राइडे और सैटरडे को इसलिए नहीं डाल पाया था। मुझे किसी प्रोग्राम की वजह से बाहर जाना पड़ गया था। और गाइस, मैं ये एपिसोड वहीं से चालू करूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, मिस्टर लुओ, इस चीज़ को आप ज़्यादा दिल में मत लीजिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन एनुअल टैन ने जब भी इन आइटमों को चेक किया है तो इनसे कोई सी भी गलती नहीं हुई है। फिर टैन अपने मन में सोचने लग जाता है, इस ब्रैड की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि ये मेरे खिलाफ जा पाए। मैंने इलाव के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है, तुम्हारी उम्र शायद से उससे भी ज़्यादा कम होगी। फिर हमें वो ऑप्शन वाली लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तलवार का प्राइस लगा रही रहती है। फिर उस तलवार का प्राइस 3 मिलियन हो जाता है और ऑप्शन लेडी पूछती है कि कोई और इसके ऊपर बैट करना चाहेगा। फिर श्वैंग 5 मिलियन बोल देती है। फिर ऑप्शन लेडी बताती है कि बैटर नंबर 2 ने 5 मिलियन लगाए हैं। और वहाँ पे सब कोई बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये वाली सीट तो ये लाभ की है ना। फिर दूसरा वाला इंसान बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई उसके खिलाफ बैटिंग करना चाहेगा। फिर ऑप्शन लेडी बोलती है ये चीज़ सोल्व हो गई है। फिर वो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बैटिंग नंबर 2, ये ब्रॉन्ज जॉर्ड आपका हुआ और इसका प्राइस है टोटल 5 मिलियन। फिर वो ओल्ड मैन के पास बैठा हुआ इंसान बोलता है, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया था जू डायनेस्टी के ऊपर, मैं ये देख के बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ट्रेजर है क्योंकि इसे नोबल पीपल ने इस्तेमाल किया था। फिर वो लुओ की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि ये अलावा अच्छी चीज़ों को पहचानने में कोई लेट नहीं करते, वरना फिर ये हमारे हाथों से जो छूट जाता, और वैसे भी ये कम प्राइस में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर लुओ उसकी बातों को इग्नोर करने लग जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं सिर्फ ये अलाव की वजह से बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ। मैं तुम्हें अपनी काइंडनेस दिखा रहा हूँ लेकिन तो भी तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और मेरे पास रिकॉर्ड है कि मेरा कोई सा भी एंटिक पीस कभी गलत नहीं हुआ है। और मेरे पास 100 सर्टिफिकेट हैं जो एसोसिएशन वालों ने मुझे खुद दिए। और तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डाउट करने की। फिर ओल्ड मैन जहाँ ताली बजाते हुए बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा तुम स्पीच दे रहे हो, लेकिन तुम इसके बारे में तुम मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे। फिर हमें उस जॉर्ड का सर्टिफिकेट दिखाया जाता है और उस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है कि वो जॉर्ड नकली है। फिर वो इंसान डरते हुए बोलता है, ये लाओ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ के जितने भी आइटम हैं मैंने सारे चेक करके इसमें ऑप्शन में रखे हैं और यहाँ पे कभी भी ऑप्शन में फेक वाला नहीं रखा गया है। फिर श्वैंग बोलती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके सारे के सारे फेक वाले तुमसे खरीदे हैं और ग्रैंडपा को तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था तो इसलिए वो चीज़ों को वो कभी चेक नहीं किया करते थे। फिर वो इंसान बोलता है कि तुम मेरे सामने मत चिल्लाओ क्योंकि मुझे ऐसा करने के बाद मुझे कोई सा बेनिफिट मिलेगा। फिर श्वैंग बोलती है, हाँ तुम्हें इससे फ़ायदा है और मैंने जब किसी को जांच करने को बोला था और ये एशियन जॉर्ड और वो ड्राइंग तुम्हारी और वो सारी की सारी चीज़ तुमने ऑप्शन में रखी थी और तुमने अपने अप्रेजल का फ़ायदा उठा के तुमने उन दोनों चीज़ों को अंदर आने दे दिया और तुमने मेरे ग्रैंडपा को ट्रिक करके उन्हें खरीदने में मजबूर किया और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वरना फिर मैं तुम्हारे उस अप्रेजल को बुलाऊं जिसको तुमने पैसे दिए थे। ये बात सुन के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और वो बोलता है, ये लाभ मैं जा तुम्हें जा समझा सकता हूँ, अभी जब मेरे साथ जा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। फिर श्वैंग बोलती है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और वो टॉय शॉप का क्या जो मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें खोल के दिए हैं वो तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम के लिए चलेंगे और तुम इतने सारे पैसे को क्यों जमा कर रहे हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। फिर वो डरते हुए बोलता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। फिर ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं, बस अब बहुत हो गया, इसे यहाँ से जा ले जाओ। फिर बॉडीगार्ड उसके मुंह में हाथ रखते हुए फिर उसे बाहर की तरफ ले जाता है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, मिस्टर लुओ, जो अभी हुआ उसके लिए जब मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लुओ बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर श्वेंग बोलती है, ग्रैंडपा वो आपके साथ 10 सालों से काम कर रहा था और आप उसे अच्छी तरीके से बात कर रहे थे तो उसे आपका जो ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं उसे जानता हूँ, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा सिर्फ पैसों के लिए, ये करने के लिए ज़रूर इसको किसी ने रिश्वत दी होगी। फिर श्वेंग बोलती है, कोई ऐसा है जो उसको आपके खिलाफ कर सकता है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, ज़रूर मेरे कोई पास्ट के एनिमी होंगे, अगर मुझे कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा मिस्टर लुओ। फिर लुओ अपने मन में सोचता है कि यही कारण है कि ये मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हैं। फिर हमें ऑप्शन लेडी को दिखाया जाता है। फिर ऑप्शन लेडी बोलती है कि यह आज का हमारा आखिरी आइटम है और सारे लोग जो स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए, द ओनरशिप ऑफ 120,000 मीटर स्क्वायर फीट ऑफ ए वर्नोंग लैंड, और इसकी बैटिंग प्राइस जब 1 मिलियन से चालू होगी। फिर लुओ बोलता है, बर्लोंग लैंड, और पीछे से श्वैंग बोलती है, क्या तुम इस लैंड को लेने का सोच रहे हो, क्योंकि पहले वर्नोंग लैंड 1 मिलियंस का हुआ करता था पर अब वो जगह मुसीबत से कम नहीं है। फिर लुओ बोलता है, ऐसा क्यों है, और वहाँ पे 3 आर्किटेक्ट्स की मौत हुई थी और उनके साथ उनके वर्कर्स भी मारे गए थे और कुछ दिनों के बाद और 10 लोगों की जाने गई है। जब उनकी बॉडीज़ को जब खोजा गया तो उनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, ना ही उनकी बॉडी में कोई से मारने के निशान थे और ना ही उनकी बॉडी में कोई सी बीमारी थी। और कल एक और बॉडी मिली है पर्लोंग लैंड में और वो एक टैक्सी ड्राइवर की बॉडी थी और उसके ऊपर भी कोई वूंड्स नहीं थे। फिर लुओ अपने मन में सोचने लग जाता है।
फिर ऑप्शन लेडी बोलती है, ये मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, किसको चाहिए ओनरशिप पनलोंग लैंड का? कोई भी अगर बैटिंग नहीं लगा रहा तो ये क्लासिफाइड फेल आइटम हो जाएगा। फिर वहाँ पे जब कुछ इंसान बोल रहे रहते हैं, पहले ये टॉन्जोंग का सबसे वैल्यूएबल प्लॉट हुआ करता था, लेकिन अभी इस प्लॉट को कोई भी नहीं लेना चाहेगा, चाहे भले ही तुम उसको देना चाहो तो भी। फिर दूसरा इंसान बोलता है, ऐसे प्लॉट को आखिर कौन लेना चाहेगा जो कर्ज हो, और कोई ऐसा इंसान ही लेगा जो जीना नहीं चाहता। फिर ऑप्शन लेडी बोलती है, ओनरशिप ऑफ परलोंग लैंड। उसी समय लुओ बैटिंग लगा देता है और बोलता है 1 मिलियन, और मैं ये ले रहा हूँ। फिर सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि ये प्रॉपर्टी कोई लेगा। फिर इसके पास में बैठा हुआ इंसान बोलता है कि ये कौन सी फैमिली से आया है ये ब्रदर। फिर ऑप्शन लेडी के पीछे खड़ा हुआ इंसान बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अनाउंसमेंट करो। फिर वो अनाउंसमेंट करती है कि परलोंग लैंड का ओनरशिप 1 मिलियन में जा रहा है। लुओ के बगल के रूम में बैठी हुई लेडी बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, अगर ये 7 दिन अगर वहाँ पे जिंदा रह गया तो फिर मैं ज़रूर इससे मिलूंगी। फिर शुआंग बोलती है कि टीचर, ये आप क्या कर रहे हो? जब ये बात बताई थी तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, मिस्टर लुओ प्लीज़ आप जाइए, ये चीज़ दोबारा से सोच लीजिए। फिर लुओ बोलता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। फिर लुओ अपना क्रेडिट कार्ड जोर से शुआंग की तरफ फेंकते हुए बोलता है, मेरे इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जो थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मेरे बदले में डील साइन करना होगा, क्योंकि मुझे जो थोड़ा सा काम करने जाना है। फिर शुआंग जा पूछती है कि टीचर आप जा कहाँ रहे हो? फिर लुओ बताता है परलोंग वांग। फिर लुओ हमें गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देता है और मन में सोचता है, परलोंग लैंड सिटी के इतना पास है तो भी ये जगह इतनी ज्यादा सुनसान है। लगता है जो भी मैंने इसके बारे में सुना था वो सारी चीजें सच है, लेकिन तो भी जब मुझे जो ये देखना है, क्योंकि मुझे देखना है कि यहाँ पे कौन सा डीमन आके छुपा है। फिर लुओ जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो वैसे ही उसे डार्क ऑरा महसूस होता है, सामने की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा रहता है। फिर लुओ अपना शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से पूरा डार्क ऑरे को हटा देता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे इवल स्पिरिट एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ये लोग ज़रूर दोपहर में ही इकट्ठा होंगे, क्योंकि तभी यान क्रू की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहले वाले आर्किटेक्ट ने कितनी चीज़ें बना के यहाँ पे मेरे लिए छोड़ दिया है, और सामने वाले गेट को देख के ही पता चल जा रहा है कि इन्होंने कितना सारा पैसा खर्च किया होगा। फिर भी इस बिल्डिंग के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है। मुझे पता चल गया, ये बिल्डिंग ऐसे बनी है कि इसके अंदर आके स्पिरिट ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन इस स्काई स्क्रीपर को बनाने के लिए उन आर्किटेक्ट्स ने यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम किए हैं, और इन कुछ लोगों के कारण मुसीबत दूसरों लोगों के ऊपर आती है। और मैंने इस जगह को जहाँ ले लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे इस जगह को साफ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। फिर एक आंटी आते हुए लोगों को बोलती है कि तुम वो बिल्डिंग की साइड बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और तुम जो इस ग्रैंड माँ का एडवाइस लेके जाओ, तुम यहाँ से जा चले जाओ, वरना फिर तुम बाद में यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर लुओ फिर अपने मन में सोचता है, ये अर्थबाउंड स्पिरिट है, इस औरत से लगता है कि मुझे कोई सा भी खतरा नहीं है, इस एम्परर स्कूल ने कोई सा भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर वो लेडी बोलती है कि जा तुम इस ड्रेस को जो अपने पास जा रखो, मेरा बेटा जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था, इसलिए उसने मेरे लिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो छोड़ के रखा है। अगर तुम यहाँ पे अगर खो गए तो फिर तुम इस ब्लूप्रिंट के सहारे तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। फिर लुओ फिर ब्लूप्रिंट को जा देखने लग जाता है, फिर उस आंटी की तरफ देखता है तो आंटी बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर दोबारा से ब्लूप्रिंट की तरफ देखने लग जाता है, फिर वो बिल्डिंग की तरफ देखने लग जाता है, फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। फिर वो ऊपर जाने के बाद वो एनर्जी सोर्स के पास पहुंच जाता है। फिर वो उस एनर्जी सोर्स को देख के फिर मन में सोचता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, लगता है इस आर्किटेक्ट के बिल्डर ने फेंग को जानबूझ कर यहाँ पे गलत बताया है। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा डर है, और जिसने भी ये सब कुछ किया है वो स्पिरिट गाइडिंग फॉर्मेशन करना चाहता था। ये 9 स्पिरिट आपस में जुड़ के हेवेंस को डिफाइन कर रहे हैं। ये इवल स्पिरिट्स की इतनी ज्यादा हिम्मत की ये मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। फिर लुओ के पीछे से कोई बोलता है कि तुम अपना हाथ जा ऊपर जा करो। फिर पीछे वाले इंसान फिर लुओ की तरफ गन करते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना। फिर लुओ फिर अपने मन में सोचता है कि यहाँ चीजें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और गाइस, ये एपिसोड इतना ही था।